गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत। और आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान में। हम लोग चर्चा कर आज पढ़ेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है राज्य। राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में राज्य एक आवश्यक तत्व है। राज्य विज्ञान की कल्पना बिना राज्य के नहीं हो सकती है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। राज्य के बारे में जानना समझना राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है, कार्य है। राज्य को विभिन्न राज्यशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु ने, एक प्राचीन यूनानी विचारक हैं, अरस्तु ने राज्य को परिवारों तथा ग्रामों का एक समुदाय माना है और इस समुदाय का उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होता है। अर्थात अरस्तु यहाँ पर राज्य का निर्माण ग्रामों और समुदायों से मिलकर के बताता है। दूसरे नवीन प्राचीन की बात करते हैं। नवीन विचारकों में गिलक्राइस्ट की परिभाषा सर्वमान्य है। गिलक्राइस्ट कहते हैं राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में सरकार के अधीन। अरस्तु के बाद गिलक्राइस्ट ने राज्य में एक निश्चित प्रदेश में सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में स्वतंत्र होती है। गिलक्राइस्ट की परिभाषा ने वर्तमान जो स्वरूप है राज्य का, वर्तमान राज्य में कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं और किनके बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है, इन सब चीजों को स्पष्ट किया है। तो आज हम लोग गिलक्राइस्ट के बाद हम लोग राज्य के जो कुछ आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। गिलक्राइस्ट ने जैसे बताया है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कुछ लोग, अर्थात ये कुछ लोग से तात्पर्य है जनसंख्या। जनसंख्या राज्य का सबसे आवश्यक तत्व है। प्राचीन यूनानी विचारकों ने जनसंख्या का पैमाना अलग बताया है। वर्तमान समय में जनसंख्या का पैमाना अलग है। तो कह सकते हैं कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील घटक है। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है। यह प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की कल्पना से मेल खाती है। दूसरा, रूसो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो यह जनसंख्या एक आदर्श राज्य की संभव ही नहीं है। राज्य की जनसंख्या समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। वर्तमान संदर्भ में हम जनसंख्या जहां करोड़ों की है तो वहां पर हजारों की जनसंख्या कैसे हो सकती है। लेकिन प्लेटो और रूसो ने जिस जनसंख्या का उल्लेख किया है वहां तात्पर्य था कि ये जनसंख्या क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी, अर्थात जिस देश में योग्य नागरिक होंगे, उनको अपने उत्तरदायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन का ज्ञान होगा, वह देश निरंतर प्रगति करेगा और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जिस राज्य में नागरिकों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति नहीं होगी, अपने कर्तव्यों के बारे में ज्ञान नहीं होगा और नागरिक गुणों से हीन
जनहीन नागरिक मात्र जनसंख्या ही होते हैं, उससे किसी राज्य का, आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरा मुख्य घटक है, जैसा कि यहां बताया गया है, निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग तात्पर्य है कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, निश्चित प्रदेश होता है। बिना निश्चित भूभाग के उस राज्य की कल्पना संभव नहीं है। इस निश्चित भूभाग में उस देश की निश्चित सीमाएं, जो भौतिक स्थिति, नदी, पर्वत, पौधे संसाधन, ये सब चीजों से मिलकर वह निश्चित प्रदेश बनता है, वह निश्चित भूभाग बनता है। अब तीसरी बात करें, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सरकार का। किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार का एक संगठनात्मक तत्व है, जिसके द्वारा उस राज्य को संचालित किया जाता है, उस राज्य को चलाया जाता है। राज्य में सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार में कौन कौन से अंग होंगे, जो सरकार के संचालन की विधियां कौन कौन सी होगी, उस देश में संसदीय प्रणाली कैसी होगी, उस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है या राजतंत्रात्मक प्रणाली है, इन सब चीजों का अध्ययन हम इस सरकार के माध्यम से करते हैं। वर्तमान समय में अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है, लेकिन फिर भी कुछ देशों में आज अभी भी राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित है, और वो उन देशों में अभी भी वो चली आ रही है। भारत में संसदीय प्रणाली है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। भारत में संघात्मक शासन है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। तो ये विभिन्नताएं हैं, और ये विभिन्नताएं उस देश की सरकार और उस देश के संगठन की जो चलाने की व्यवस्था है उसके अनुसार बनाई गई है, जिनसे वह देश चलता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसे कहते हैं प्रभुसत्ता। अर्थात किसी राज्य की संप्रभुता या प्रभुसत्ता से तात्पर्य है कि वह राज्य आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम है, वह राज्य किसी भी दूसरे देश की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जहां तक हम बात करें उस देश में, उस देश के क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों को अपने प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, और वह प्रभुत्व संपन्नधारी व्यक्ति सभी व्यक्तियों को आदेश देगा और उसका आदेश बाध्यकारी होगा, अर्थात उसका आदेश मानना ही पड़ेगा। और यह प्रभुसत्ता उस देश की जनता में निहित होती है, जो अपनी निर्वाचित सरकारों को देती है। दूसरा कह सकते हैं आंतरिक मामलों के साथ साथ बाहरी मामलों में भी वह देश पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा निर्णय नहीं लेना है। इस तरह के फैसले वह किसी दबाव में नहीं करता, वह फैसले लेने में स्वयं सक्षम है, स्वतंत्र है, और अपनी जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।